इस्लामाबाद टॉक्स होने जा रही हैं, दूसरा दौर है। दौर का आगाज़ हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद में तैयारियां हो चुकी हुई हैं। इस्लामाबाद की पाकिस्तान की जानिब से सफारती कोशिशें जो हैं वो रंग ला रही हैं, पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अमेरिका जो है वो हमेशा से कन्फ्यूजन का शिकार हमें दिखाई दिया है। अभी हमने देखा कि पहले उनकी जानिब से मुज़ाकरात की बातें की गई और अमन मुआहिदे की बातें की गई। ट्रंप पहले ट्वीट करते हैं, उसके बाद आबना हुर्मुज़ को खोल दिया जाता है, फिर ब्लॉकेट जो है उसको हटाया नहीं जाता और उस पर ईरानी जहाज़ तो उसका कोई अगवा कर लिया जाता है और सूरत जो है वो हम देखते हैं कि फिर जंग की सूरत इख्तियार कर जाती है। आप क्या समझते हैं ऐसी सूरत में कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप जंग रुकवाने की बातें कर रहे हैं, आप 8 दफ़ा कह चुके हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, उसके बाद आप अपनी बात पर भी कायम नहीं रहते। ये जो दूसरा दौर है ये कितना कामयाब होने वाला है? शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपके स्पेसिफिक सवाल का यस या नो में जवाब दूं, थोड़ा सा तमहीद ज़रूरी है कि हमें समझना यह है कि व्हाट आर वी डीलिंग विद। हम जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ डील कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा अनोखा और अपना इडियोसिंक्रिक उसकी है एज ए प्रेसिडेंट। मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता 200 साल जो इनकी है हिस्ट्री, उसमें ऐसा प्रेसिडेंट इस तरह की इडियोसिंक्रेसीज के साथ शायद हमें नज़र नहीं आता, कम से कम तारीख़ जो हमने पढ़ी है। कुछ चीज़ें हैं जो कि उसको बताना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि वो जो उनका तजुर्बा है अपने रियल एस्टेट का, उसकी नेगोशिएशंस की टेक्नोलॉजी या टेक्निक वो इंटर स्टेट जो नेगोशिएशन है उसके अंदर कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अपना जो इसका शुरू से रहा है मीडिया के साथ और मीडिया का इस्तेमाल टू शोर अप हिज होल पर्सनैलिटी, जिस तरह से वो स्टेज पे आया फ्रॉम द मीडिया, अब भी वो बिलीव करता है कि ये जंग भी मीडिया से मैं जीत लूँगा। इसलिए आप देखते हैं बेहंगम ट्वीट्स हैं, मुख्तलिफ हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। और फिर एक और बड़ी अहम चीज़ ये है कि अब जो ख़तरनाक सूरत अमेरिका में ये है कि एक डेमोक्रेसी है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते हैं जो कि एक प्रोसेस से डिसीजन करती हैं, उसके बजाय वहाँ इन्होंने मुतलकुल अनानी जो है वो कायम कर दी है। देयर इज़ वन सिंगल मैन हु डिसाइड्स। इस पूरे प्रोसेस में जो मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट फ्रॉम अमेरिका की, स्टेट डिपार्टमेंट कहीं नज़र नहीं आया और इसकी निशानी ये है कि इन नेगोशिएशंस में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, ही शुड हैव बीन हेडिंग। अब वहाँ उनके स्पेशल एनवाइज हैं जिनको डिप्लोमेसी का, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस का कोई तजुर्बा नहीं, और ख़ास तौर पे इतने दकीक किस्म की जो 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 इश्यूज़ हैं, मसलन यूरेनियम इनरिचमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी टाइम बाउंड्रीज़ है, मेरी टाइम लॉ है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन और लॉज ऑफ द सी है, इसी तरह से और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर यू नीड स्पेशलिस्ट जो कि डिस्कस करें उनके सामने। लेकिन यहाँ एक लिहाज से जो एनवाइज हैं उसके मिस्टर विटकॉफ एंड जो कार्शनर, वो एक लिहाज से खुद ही बैठे हुए हैं उसके लिए प्रेसिडेंट्स के बिहाफ पे। फिर कभी कहते हैं कि मैं खुद भी चला जाऊंगा, फिर आगे से हम देखते हैं कि जो है वो एक ईरानी जहाज़ पे फायरिंग कर दी और उसका हल तोड़ दिया। तो एक लिहाज से ये इसकी स्ट्रैटेजी के किसी तरह से प्रेशर में ला के बातचीत की जाए। लेकिन अगेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। एक मिस्टेक इसने की जब जंग शुरू की, एज दे से एक बड़ा रहनुमा उसूल होता है जंग का कि नो योर एनिमी। ये वो चाइनीज जो फिलोसोफर है टंजो, उन्होंने कहा हुआ है। अब भी उस वक्त भी उसने गलती की कि जी हफ्ते की बात है, नेतन्याहू ने उसको मिसलीड किया कि जी एक हफ्ते के अंदर ये हम इसको मात कर देंगे, फिर लोग होंगे वो खुद ही टेक ओवर कर लेंगे जो कि प्रो अमेरिकन प्रो इसराइल होंगे। पूरी तरह से गलत, नाकाम गया। अब मुझे ये लगता है कि वही टेक्नोलॉजी अब वो अपनी नेगोशिएशंस के अंदर भी कर रहे हैं कि जो ईरानी काबिलियत है नेगोशिएशंस करने की, उनकी जो स्ट्रैटेजी है करने की, वो नहीं समझ पा रहे। वहाँ एक कलेक्टिव विजडम है, वहाँ एक कलेक्टिव लीडरशिप है। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस कि एक शख्स वहाँ नहीं कर रहा, इनपुट आता है मुख्तलिफ एजेंसी से। फिर उनके यहाँ आपने देखा उनकी टीम में 3 PhDs थे ऑल, और सब वेस्टर्न एजुकेटेड, दुनिया पूरी में घूमे हुए, पढ़े हुए। तो वो उनकी ज़ुबान ही बताती है कि उनकी क्या लेवल ऑफ थॉट है, क्या लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है और क्या लेवल ऑफ
प्रोफेशनलिज्म में भी मैं देख रहा था कि जो स्पीकर जो कि मेन लीडर हैं इनके नेगोशिएशन, उन्होंने कहा कि हमारी गुफ्तगू, हमारे मुज़ाकरात यूएस के साथ जारी हैं, बट उन्होंने बट लगाया कि लेकिन उसकी कुछ शराइत है। उन्होंने इनकारी नहीं की कि हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। लाइकवाइज अमेरिका भी ये नहीं कहता। देखिए, हमारा काम एज ए मीडिएटर था कि हम इस बात पे आमादा करें इनको कि वो बातचीत करेंगे, ताकि जो चीज़ वो मैदानी जंग में करना चाहते थी, खून खराबे के बाद करना चाहते थे, डिसाइड वो टेबल पे बैठ के ये नहीं कहा गया कि जब तक ब्लॉकेड नहीं हटाई जाएगी, जब तक जहाज जो है उसको नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। एग्जैक्टली जी, तो थोड़ा सा फर्क है ना। हमें चूंकि ऑडियंस को भी क्लैरिफाई करना है, ऑडियंस को कंफ्यूजन में नहीं डालना। सुनने वालों में तमाम एज होंगे, ब्रैकेट्स, नौजवान होंगे, कम समझ होंगे, आपको और हमें तो शायद पता है कि क्या हम चाहते हैं। जी जी। तो आई थिंक उस क्लैरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि उसूली तौर पे दोनों जो है तरफेन वो इस बात पे आमादा हैं कि निगोसिएशन हमने करनी है। अब उन्होंने, अमेरिका ने अपनी शरूत लगाए, शर्त लगाए हैं, और उन्होंने अपने शराइत लगा रहे हैं। देखिए, ये भी एक स्ट्रैटेजी गलत है ट्रंप की, जो कि वो इस्तेमाल करता रहा है और कर रहा है अभी तक। जब आप मुज़ाकरात कर रहे हो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि अदर पार्टी बिफोर द नेगोशिएशंस आपसे एग्री कर ले कि जी हाँ आपके तमाम पॉइंट अपने मान लिए। जब आप बैठोगे टेबल पे फिर बात होगी। तो ये एक स्ट्रैटेजी उसकी है कि प्रेशर डालो, गो फॉर द मैक्सिमम एंड देन यू रिट्रीट। तो ये मैं इसको समझता हूँ कि इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बातचीत होगी। हाँ, कुछ शराइत ये, बल्कि अभी जो मुझे कोई खबर बता रहा था कि शायद एक स्टेटमेंट आई है ईरान की तरफ से भी और यूएस की तरफ से कि हम निगोशिएशन करेंगे, लेकिन अभी तक इतला मुकम्मल नहीं आई कि डेलीगेशन कहाँ पहुँचा है ईरान का। ईरान की देर तो लगेगी नहीं, उनके तो मेरे ख्याल रवाना हो चुके होंगे यूएस से या होने वाले होंगे। तो अगर देखिए उनकी नीयत ना थी करने की तो वो भेजते ना निगोशिएशन, और ये फिर कोताही होगी ईरान की कि यहाँ बैठा हो यूएस डेलीगेशन और ये खुद ना आए, वो भी एक लिहाज से टेक्निकली दुरुस्त नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि जब देखेंगे कि वो आ चुके हैं, इसका मतलब वो अपना इरादा दिखा रहे हैं गुफ्तगू करने का, तो ईरान का डेलीगेशन आएगा। हो सकता है टेबल पे जब बैठे तो सख्त तरीन शराइत उनके सामने पेश करें, ये पॉसिबल है। लेकिन देखिए, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, जो हमारे नौजवान और तालिब इल्म और जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं, कि देखिए पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है उसमें यस और नो का मसला नहीं है, इट इज़ अ प्रोसेस। ये दूसरा दौर हो रहा है, हो सकता है तीसरा, चौथा भी हो, छठा भी हो, उसके बाद जाके 50 साल की इनकी जो है आपस में। जी बिल्कुल ठीक है। जैसे कि हमने बात की दुनिया के सबसे बड़े मुजरिम की, नेतन्याहू की, कि उसकी गारंटी जो है वो कौन देगा? क्या अमेरिका उसकी गारंटी दे सकता है? नहीं। आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट बातें ये गर्दिश कर रही थी कि जब दूसरा दौर होगा तो ट्रंप खुद पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि उनकी जानिब से भी ऐलान किया गया कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा अगर मुआहिदा हो गया कोई कामयाबी का। और जिस पर हम देख रहे थे कि पहले दौर पर ही हमारा हमसाया ममालिक जो इंडिया है उसकी चीखें निकल रही थी, और उन्होंने बहुत सी गलत खबरें भी चलाई अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी आवाम को खुश करने के लिए, कि JD Vance जो है उन्होंने तैयारा मोड़ लिया है, वापस चले गए हैं। अभी दूसरा दौर होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि कितना कामयाब होगा? पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कितनी रंग लाएंगी? और ये कहा जा रहा था कि ट्रंप खुद इसलिए आना चाहते हैं, जैसा कि हमारे दोनों मेहमानों ने कहा, कि JD Vance जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए वो नामजद हैं। तो वो ये नहीं चाहते ट्रंप के किसी किस्म का भी अगर अमन मुआहिदा होता है तो ये क्रेडिट किसी और को दिया जाए, क्योंकि वो तो कब से भीख मांग रहे हैं कि मुझे नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। इसमें केमिस्ट्री है, उसका आंसर है इस पूरी जो हालात हैं उसमें, लेकिन इसको ओवर एग्जरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स भी होंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के, और हमें अपनी समझ के लिए भी, आवाम के लिए भी ये समझना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज ही इज़ सो लाउड। तो वो ये कि कई दफ़ा हमें जो एक्चुअल सिचुएशन है उससे हटा देता है। देखिए, असल फंडामेंटल इशू ये है कि इज़राइल थिंक्स कि अगर कोई हुकूमत है जो कि उसको थ्रेट करती है, उसके टोटल डोमिनेंस जो मिलिट्री है मिडल ईस्ट में उसको चैलेंज करती है, वो ईरान है। इससे पहले सीरिया था, किसी हद तक इराक था और लीबिया था,
उन तमाम को उन्होंने डिसफंक्शनल स्टेट कर दिया। तो मेरा हमेशा कहना ये रहा है कि उनका ऑब्जेक्टिव इजराइल का यही रहा है स्ट्रेटेजिक, कि किसी तरतीब से ईरान को भी एक डिसफंक्शनल स्टेट बनाया जाए। बल्कि बातें हो रही थी कि इसके कितने टुकड़े होंगे। इनफैक्ट सम रिपोर्ट आई रेड इट कि दे ऑलरेडी स्टार्टेड टू हैव सिनारियोज कि कहाँ कहाँ कौन सा टुकड़ा कहाँ जाएगा, कौन उसको एडमिनिस्टर करेगा। माय गॉड। और कहते हैं उन्होंने इन्फिल्ट्रेट भी किए कुछ लोग जो कि जहाँ जो नॉन शिया एरियाज हैं वहाँ पे जाने लगे। और उसमें हमारा भी, पाकिस्तान के भी, बलूचिस्तान की तरफ भी इशारा था कि वहाँ भी लोग उन्होंने शायद इन्फिल्ट्रेट करेंगे या कर चुके होंगे। तो ये एक ख़तरनाक खेल था। मैं कहता हूँ इससे ईरान ने इस खेल को ख़त्म कर दिया अपनी बहादुरी के साथ, अपनी रेजिस्टेंस के साथ, और सबसे ज़्यादा अपनी हिकमत और हिकमत अमली के साथ। अब यह है कि इस खेल से दूसरा खेल होगा नया शुरू, और वो है रीअलाइनमेंट इन द गल्फ। अब वो गल्फ नहीं रहेगा जो इस जंग से पहले था, बल्कि यह शायद दुनिया ही वो न रहे जो इस जंग से पहले थी। It's going to change completely. The global scenario is going to change geostrategically, geoeconomically, but particularly that might take some time. But as far as Gulf region is concerned, for sure you'll see the new contours. जो आज बात हुई है MBS के with the Chinese president, that indicates चाइनीज़ अभी तक वो, चूँकि उनकी प्लानिंग हमेशा स्लो होती है और लॉन्ग टर्म होती है, वो अभी खुल के सामने नहीं आए, लेकिन फॉर श्योर वी नो व्हाट इट इज़। और जब ये ईरान के जहाज़ पे हमला हुआ, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कि नो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो इट मीन्स इट इज़ जस्ट नॉट एन स्टेटमेंट, इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ ए पावर विच इज़ गोइंग टू बी द प्रोमिनेंट पावर इन द वर्ल्ड। देयरफॉर आई थिंक, मेरा ख्याल ये है कि ये जंग ने पूरी सियासत जो बदलना चाहते थे 10 साल में, 20 साल में, वो बदल दी इन चंद हफ्तों के अंदर। सो आई थिंक ए न्यू सिनारियो इज इमर्जिंग, जहां ईरान, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट और सऊदी अरब ये मुस्लिम मिडिल पावर्स बन चुके हैं, और वो उनका एक रोल होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखने में। इनका एक रोल होगा कि अगले जो भी कुछ होगा इस रीजन के अंदर, तो उसमें मैं देख रहा हूं कि इजराइल डेफिनेटली अपनी वक़्त, अपनी कदर खोता हुआ देख रहा है। तो वो आखिर दम तक जाएंगे कि किस तरह से भी ये नया बैलेंस और एक नया जुडिशियस और एक जस्ट जो है ऑर्डर नहीं हो, उसमें वो कुछ भी कर सकता है। ये इसका आखिरी पत्ता था नेतन्याहू का, जो 40 साल से अपने साथ रखा हुआ था कि किसी तरह से भी अमेरिका को ईरान पे हमला कराया जाए। और उसकी कुछ नसीबी कह लीजिए या बदनसीबी कह लीजिए कि उसको ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट मिल गया जिसने उसके झूठ को ले लिया और अपनी वक़्त भी ख़त्म कराई, अमेरिका की भी वक़्त ख़त्म करवाई, और एक नया जस्ट ऑर्डर की लिए कम से कम मैदान खाली कर दिया है। अब हम पे जवाबदारी आती, हमसे मुराद इन चारों कंट्रीज़ पे आती, जिसमें ईरान भी शामिल है, कि किस तरह से ये गलतफहमियाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी ईरान को गल्फ़ रीजन के साथ। गल्फ़ के लोगों को भी अपनी रियलिस्टिक चश्मे पहनने पड़ेंगे, डिपेंडेंस जो अमेरिका के ऊपर है वो ख़त्म करनी पड़ेगी, और अपना एक ऐसा निज़ाम सिक्योरिटी का लाना पड़ेगा जो किसी बैरूनी ताकत पे डिपेंडेंट ना हो, लेकिन अपनी ताकत के ऊपर हो और अपने लोगों पे हो, अपने जो मुसलमान मुल्क हैं उनके ऊपर हो। और मैं देख रहा हूँ कि इंशाअल्लाह इस किस्म का सीनारियो बनेगा, जो बहुत बड़ा ख्वाब भी है हम लोगों का, लेकिन कई दफ़ा ख्वाब भी सच हो जाते हैं। इंशाअल्लाह वो इस दफ़ा होंगे। इंशाअल्लाह। आपने देखा कि वाकई बहुत ज़बरदस्त अहम नुक्ता आपकी जानिब से उठाया गया।